बच्चों, आज हम इस वीडियो में बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। और हम इस वीडियो में बल की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, बल की विमा पढ़ेंगे और बल का सूत्र पढ़ेंगे यानी फॉर्मूला। तो बच्चे, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें तो सिर्फ नोट्स मिल जाएं, नोट्स क्या हैं, तो बच्चे मेरे पास नोट्स भी हैं और नोट्स में आपको दिखाई देता हूँ। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, समझना नहीं है, तो आप मेरे इन नोट्स को ले सकते हो। और नोट्स बच्चा ये हैं, इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया जो मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको सिर्फ अगर नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, यानी बल की संकल्पना, बल की परिभाषा है, बल का मात्रक, दिशा, विमा और फॉर्मूला सब ये हैं इसके। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं आपको दोबारा से करे देता हूँ, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और थोड़ा सा ये मैंने और ऊपर कर दिया, ये अब ले लो। बाकी अब हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इस स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ये कैसे और क्यों लिखा है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम बल का संकल्प समझते हैं, यानी बल की संकल्पना। तो देखो बच्चे, हम अपने जितने भी कार्य करते हैं सब में बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलिए एक कुर्सी है और हम उसको आगे खिसकाना चाहते हैं, तो हम कुर्सी को थोड़ा सा ढकेलेंगे, यानी धक्का देंगे कुर्सी में आगे की तरफ। अगर हम एक ठेले को चलाना चाहें तो हमें ठेले को धक्का देना पड़ेगा। यदि गाड़ी को खींचना चाहे या गाड़ी को चलाना चाहें तो घोड़ा गाड़ी को खींचेगा, तभी जाके वो चलेगी। यानी बच्चों, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है और हम उसको गति की अवस्था में लाना चाहते हैं तो हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। या तो हम धक्का देकर बल लगाएंगे या खींचकर बल लगाएंगे। इन्हीं धक्कों या खिंचावों को बल कहा जाता है। यानी बच्चे, मान के चलो यहाँ पर एक गाड़ी है, ये रही। अगर ये गाड़ी है और ये रुकी हुई है और हम इसको गति की अवस्था में लाना चाहें, गति की अवस्था में, अगर हम इसको गति की अवस्था में लाना चाहें तो बच्चे, या तो हम इस गाड़ी को इधर की तरफ खींचेंगे या इधर से धक्का देंगे। यानी गाड़ी को विराम की अवस्था से गति की अवस्था में ले जाने के लिए बच्चे या तो इधर से धक्का देना पड़ेगा या इधर से आगे की तरफ खींचना पड़ेगा, तभी जाके ये विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आएगी। अगर बच्चों हम एक चलती हुई गाड़ी लें, मान के चलिए एक गाड़ी है ये, और ये इधर की दिशा में चल रही है। अब हम इसको रोकना चाहें तो बच्चे हम इधर की दिशा में वापस बल लगाएंगे, यानी जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसकी विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, तब जाके गाड़ी को रोक पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि साधारण भाषा में किसी को धक्का देना या किसी को खींचना, ये बल लगाने के ही उदाहरण हैं। यानी इन्हीं धक्कों या खिंचावों को बल कहा जाता है। लेकिन बच्चा, एक बात ध्यान से देखो कि अगर हम किसी गाड़ी को धक्का दें या गाड़ी को खींचें तो इन सभी में बच्चों हमें गाड़ी को या किसी कार को संपर्क करना पड़ेगा। यानी बल लगाने के लिए हमें जिस वस्तु पर बल लगाना चाह रहे हैं उसके संपर्क में आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, ये हमेशा सत्य नहीं है कि बल लगाने के लिए हमें वस्तु के संपर्क में आना पड़े। मान के चलिए आपने एक कुर्सी आगे की तरफ खिसकाई, तो उसमें बच्चा देखो, जैसे ये गाड़ी थी, अब हमने ये गाड़ी आगे की तरफ खिसकाई तो हमें इस गाड़ी पे हाथ तो लगाए होगा भाई। अगर हम इसको धक्का दें तब भी हाथ लगाएंगे, या अगर धक्का ना दें इसको खींचें तब भी हाथ से ही खींचेंगे। यानी हमने गाड़ी को टच किया
हमने गाड़ी को छुआ यानी संपर्क में आए। लेकिन बच्चा हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि बल लगाने के संपर्क में आया जाए, यानी बल लगाने के लिए हमेशा संपर्क होना ही ज़रूरी हो। मान के चलिए बच्चा, एक चुंबक है, आप सभी जानते हैं चुंबक को, तो एक चुंबक है और एक लोहे की कील है। आप चुंबक को लोहे की कील की तरफ ले जाओ तो बच्चे चुंबक लोहे की कील से छुभने से पहले ही उसको अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ क्या हुआ, एक बल ने ही तो कार्य किया। यहाँ एक बल लगा चुंबक के द्वारा कील पर, लेकिन बच्चे वो बल ऐसा लगा कि उस बल के लगाने के लिए चुंबक को लोहे की कील से टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही एक उदाहरण है कि जब किसी पेड़ से फल टूटता है तो वो अपने आप पृथ्वी पर आ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है। ये क्यों होता है? यहाँ भी बच्चों एक बल कार्य कर रहा है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो चुंबक लोहे की कील को अपनी तरफ खींच रही है उसमें बल लग रहा है बच्चा, आकर्षण का बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि बल लगाने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पर बल लगाना चाहते हैं उसको छूना पड़े, टच करना पड़े। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बिना टच किए यानी बिना बॉडी के संपर्क में आए ही बल लगाया जा सकता है। जैसे चुंबक लोहे की कील को अपनी तरफ खींच लेती है, ये भी बल की वजह से खींचती है। और वृक्ष से गिरे हुए फल अपने आप ज़मीन पर आ जाते हैं, ये भी बल की वजह से ही आते हैं। तो बच्चे इसका मतलब हमें पता चल गया कि बल लगाने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के संपर्क में आया जाए, वस्तु के संपर्क में आया जाए। कुछ जगहों पर बल लगाने के लिए हमें वस्तु के संपर्क में आना पड़ेगा, लेकिन कुछ जगहों पर बल लगाने के लिए वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए बच्चे? अब हम बल की एक परिभाषा देखते हैं कि बल वास्तव में होता क्या है, परिभाषा के हिसाब से, यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स के। तो बच्चे अगर हम बल की परिभाषा देखें, यानी बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, अगर बच्चों हम बल की परिभाषा देखें तो बल की परिभाषा आपने ज़्यादातर सभी किताबों में पढ़ी होगी कि किसी भी ढकेल या खिंचाव को बल कहा जाता है। सीधी सी बात है, यानी ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी धक्कों या खिंचावों को बल कहते हैं। या ऐसे कह दो कि बल एक प्रकार का ढकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था को या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अब बच्चों मतलब इसका क्या हुआ कि बल एक ऐसा ढकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मान के चलिए बल की परिभाषा क्या है, एक तरह से देखें तो बल एक ढकेल या खिंचाव है। मान के चलो मैं लिखूं कि बल एक ढकेल या खिंचाव, बल एक ढकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने के लिए क्रियाशील रहता है, बदलने के लिए क्रियाशील रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? भाई देखो, अगर ये परिभाषा बल की है,
अब इसमें कह रहा है कि बल एक धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने को क्रियाशील रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु की अवस्था बदल जानी चाहिए। भाई हमने एक कुर्सी पर बल लगाया, बच्चे एक कुर्सी थी, एक चेयर थी, अब हमने मान के चलो ये कुर्सी है, ठीक है, अब इस पे मैंने इधर से धक्का लगाया तो कुर्सी तो इधर की तरफ खिसक गई। लेकिन इसमें ये क्या कह दिया कि बदलने के लिए क्रियाशील रहता है। तो इसका मतलब बच्चा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स लगाएं और वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था बदल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए मैं कहूँ कि ये डस्टर इस पर रखा हुआ है और मैं कहूँ कि ये अब कैसा है, ये भाई बच्चों ये विराम की अवस्था में ही तो है, रुका हुआ ही तो है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको गति की अवस्था में कर दो, तो आप इसको इधर से ऐसे धक्का दे के गति की अवस्था में कर दोगे या इधर से ऐसे खींच के गति की अवस्था में कर दोगे। यानी बच्चों इसको मैंने धक्का देकर या खींचकर गति की अवस्था में कर दिया, तो मैंने फोर्स ही तो लगाया। लेकिन बच्चे अगर मैं इस डस्टर की जगह पर एक 50 किलो का पत्थर रख दूं, यानी 50 kg का एक स्टोन रख दूं, तो मैं उसको ऐसा करके आगे की तरफ ढकेल पाऊंगा? नहीं। फोर्स तो मैं अब भी लगा रहा हूं, लेकिन अब उसे मैं आगे की तरफ नहीं ढकेल पा रहा हूं। यानी वो अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि फोर्स लगाने से कोई वस्तु विराम की अवस्था से गति की अवस्था में जा सकती है यदि उसे पर्याप्त बल मिल जाए। यानी बच्चों डस्टर को विराम से गति में लाने के लिए 1 न्यूटन की आवश्यकता थी, यानी 1 न्यूटन बल की आवश्यकता थी, तो मैंने 1 न्यूटन बल हाथ से ऐसे लगा दिया तो वो डस्टर विराम से गति में चला गया। लेकिन अगर 50 किलो का एक पत्थर रख दें तो बच्चे उसके लिए 1 न्यूटन बल बहुत कम है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि 1 न्यूटन बल बहुत कम है। अगर मान के चलो वो 50 किलोग्राम का पत्थर 100 न्यूटन के बल से आगे की तरफ होगा तो बच्चे 100 न्यूटन का बल हमें लगाना पड़ेगा। उससे पहले अगर 99 न्यूटन बल लगा रहे हैं तब भी वो विराम की अवस्था में ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि फोर्स लगाने से कोई भी वस्तु विराम की अवस्था से गति की अवस्था में चली जाएगी, लेकिन वो तब जाएगी जब उसे पर्याप्त बल मिल जाएगा। यानी जितने बल की उसे आवश्यकता है अगर उतना बल लगा दिया तो वो विराम से गति की अवस्था में हो जाएगी, वरना वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। आप पूरे दिन बल लगाते रहना, आप बल लगाते रहोगे लेकिन वो क्रियाशील नहीं होगी। आप सिर्फ बल लगाकर क्रियाशील कर रहे हैं लेकिन वस्तु विराम की अवस्था में ही रहेगी। तो बच्चे बल लगाने से किसी वस्तु की स्थिति बदल जाए, यानी विराम से वो गति की अवस्था में हो जाए या गति की अवस्था में है और हम विपरीत दिशा में बल लगाएं तो वो रुक जाए, ऐसा हर हाल में संभव नहीं है। ये तभी संभव है कि जब वस्तु को जितने बल की आवश्यकता है अगर हम उतना बल लगा दें तो वस्तु विराम से गति में हो जाएगी या गति से विराम में आ जाएगी। लेकिन अगर उससे कम बल रह गया तो वस्तु ऐसे की ही ऐसी रहेगी। मान के चलिए आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत बार जब होता है कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं वो किसी तरह से बंद हो जाती हैं, स्टार्ट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो धक्का देने के लिए 3-4 लोग बुलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो गाड़ी विराम की अवस्था में, मान के चलिए एक कार है, यहाँ ये एक कार है और ये यहाँ स्टार्ट हो नहीं, बंद हो गई है, यानी ये विराम में आ गई है, चलती हुई अपने आप रुक गई है। तो बच्चे अब हमें इसे चलाने के लिए यानी विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए इधर से मान के चले हम धक्का देने लगे और 4 लोग धक्का दे रहे हैं और इन चारों पे ये गाड़ी आगे की तरफ नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे इस गाड़ी को चलाने के लिए, इसको गति की अवस्था में लाने के लिए जितने बल की आवश्यकता है ये 4 लोग अभी उतना बल नहीं दे पा रहे हैं। जब ये 4 लोग पर्याप्त बल इसमें लगा देंगे तो ये विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाएगी। तो बच्चे सीधी अगर इसकी समरी देखें, सारांश देखें तो बल की परिभाषा ये है कि बल एक धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था को या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने के लिए क्रियाशील रहता है। क्योंकि अगर वस्तु को पर्याप्त बल मिल गया तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, अगर उससे कम बल रह गया तो वो ऐसे की ही ऐसी रहेगी।
अब बच्चे हम बल की परिभाषा देख ली, हमने ये उदाहरण भी बता दिए कि बल लगाने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वस्तु के संपर्क में आया जाए, बिना संपर्क के भी बल लग जाता है। जैसे चुंबक लोहे की कील को अपने आप तरफ खींच लेती है आकर्षण बल के कारण, और वृक्ष से गिरा हुआ फल हमेशा ज़मीन पर आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसे ग्रेविटी भी कहते हैं। अब बच्चे हम बल का मात्रक देखेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है। बच्चे देखो, बल के दो मात्रक होते हैं, यानी बल का मात्रक। बल के दो मात्रक होंगे बच्चे, एक होता है SI पद्धति में और एक होता है CGS पद्धति में। SI पद्धति में, SI सिस्टम में, और ये CGS सिस्टम में। देखो तो बच्चे जो SI पद्धति में होता है वो होता है किलोग्राम बच्चे रुक जाओ, यहाँ लिखता हूँ मैं दूसरी जगह पे, यहाँ आएगा नहीं। देखो बच्चे, SI में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चे देखो, ये क्यों होता है SI पद्धति में और दूसरा होता है CGS पद्धति में, जिसे कहते हैं हम न्यू या डाइन। देखो बच्चे, हमें पता है कि बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA, ठीक है। अगर वेक्टर यानी सदिश रूप में लिखें तो F के ऊपर और A के ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। अब बच्चे देखो, M क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है, पता हमें। A क्या होता है? त्वरण। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे हमारे बल के सूत्र में F बराबर ma आ रहा है, तो यानी m का और a का दोनों को मात्रक तो लिखेंगे। तो m का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कुछ किताबों में ऐसे भी मिल जाएगा आपको कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका जो CGS पद्धति में होता है वो होता है डाइन। और बच्चे एक डाइन बराबर होते हैं 10⁵ न्यूटन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि एक डाइन जो होता है वो 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। समझ गए बच्चे। अब बच्चों, इसका विमा क्या होती हैं, यानी बल की विमा क्या होती हैं? तो बच्चे बल की जो विमा होती है वो होती है mL/T⁻²। अब बच्चे mL/T⁻² क्यों होती है? तो बच्चे mL/T⁻, इसलिए होती है कि किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? मास। मास को किससे? m से। मीटर क्या होती है? लंबाई। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। समय क्या होता है? T। समय को किससे करते हैं? T से। और यहाँ क्या है? 2 T⁻², क्योंकि बच्चे ये जो होता है ना, डिवाइड होता है, डिवाइड, इसीलिए ये नीचे है और नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएंगे। तो बच्चे ये इसकी विमा होती हैं। तो बच्चे बल का जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और बल का CGS जो मात्रक होता है वो डाइन होती है, और एक डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन होते हैं। और बच्चे विमा जो होती है वो mL/T⁻² होती है। और अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें सारे इस नोट्स का, तो आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसके स्क्रीन नोट्स हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये रहा। ये तो बच्चे आज इस बल के वीडियो में
या कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में सिर्फ इतना ही था और ये हमारी वीडियो फोर्स कंप्लीट हो गया।